हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का ज्यामिति के बारे में बताएंगे। ज्यामिति के अंतर्गत क्लास 10 में पढ़ना है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसकी उसमें कुछ प्रमेय आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए सर्वाक्षम आकृतियां। सर्वाक्षम आकृतियां, समरूप आकृतियां, त्रिभुज के समरूप होने का शर्त, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम। मुख्य रूप से ये पहला चैप्टर में इतना ही पढ़ने के लिए है। ध्यान दें, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सर्वाक्षम आकृति। सर्वाक्षम आकृतियां क्या होती है? सर्वाक्षम आकृतियां, सर्वाक्षम आकृतियां, सर्वाक्षम आकृतियां कहते हैं किसको? वैसे दो ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार और आमाप दोनों समान होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सर्वाक्षम आकृतियां कहेंगे। यानी सर्वाक्षम आकृतियां में आकार और आमाप दोनों समान होता है। आकार और आमाप, आमाप दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। यानी सर्वाक्षम आकृतियां क्या होती है? वैसी आकृतियां, यानी वैसे दो ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार और आमाप दोनों समान होते हैं उसे हम सर्वाक्षम आकृतियां कहते हैं। आकार, आकार जैसे मान लीजिए एग्जांपल में देख लीजिए, अगर एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है, आकार दोनों का समान है और आमाप जैसे मान लीजिए ये वृत्त 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये भी आपका क्या रहे? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो वृत्त है वो दोनों क्या है? सर्वाक्षम है। यानी आकार भी दोनों का समान है और आमाप भी दोनों का समान है, इसलिए ये दोनों आकृतियों को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां सर्वाक्षम है। या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वैसे ज्यामितीय आकृतियां, वैसे दो ज्यामितीय आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेता है, जो पूर्ण रूप से ढक लेता है, उस दोनों आकृति को हम क्या कहेंगे? ज्यामितीय आकृति कहेंगे। जैसे मान लीजिए दो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी और एक डी ई एफ। ये दो समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो आकार और आमाप दोनों समान हो गया, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वाक्षम है। जब सर्वाक्षम आकृतियां आ गया, आप ध्यान दीजिए समरूप आकृति क्या होते हैं? समरूप, दूसरा समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां को हम सदृश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदृश। सदृश माने देखने में एक जैसा हो। इसका खासियत क्या होता है? इसका खासियत होता है क्या कि इसमें आकार समान होते हैं। आकार तो समान होते हैं लेकिन आमाप समान नहीं होता है। यानी आकार समान होता है, आकार समान होता है किंतु आमाप समान या असमान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। यानी समरूप आकृति में क्या होता है? आकार समान होता है लेकिन आमाप समान भी हो सकते हैं या असमान भी होते हैं। तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएंगे? समरूप आकृतियां यानी सदृश आकृतियां। जैसे देख लीजिए, अगर दो वृत्त है, ये एक वृत्त है, एक ये वृत्त है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, फिर भी ये क्या हो जाएगा? समरूप होगा। आकार एक जैसा है और आमाप भी समान है तो समरूप होगा। यानी सभी सर्वाक्षम आकृतियां, इससे हमें कंडीशन क्या निकल रहा है कि सभी सर्वाक्षम आकृतियां जो होंगे
वो समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वाक्षम नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल और देख ले, जैसे दो वृत्त है, एक आपका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक आपका क्या है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। यहाँ देखिए आमाप डिफरेंट है, दोनों का आमाप क्या है डिफरेंट है। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो दोनों वृत्त जो होंगे समरूप तो होगा लेकिन सर्वाक्षम नहीं होगा। सर्वाक्षम कहता है कि आकार और आमाप दोनों समान होना चाहिए, लेकिन समरूप आकृतियां कहता है कि आकार समान हो आकार क्या हो समान हो, लेकिन आमाप समान हो भी सकता है या न भी हो सकता है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, दो त्रिभुज। ऐसे समरूप का जो सिंबल होता है यानी चिन्ह जो होता है समरूप का वो इस तरह होता है, और सर्वाक्षम का जो चिन्ह होता है वो आपको इस तरह सर्वाक्षम लिखा जाता है। सर्वाक्षम का सिंबल ये होता है, संकेत होता है। जैसे देख लीजिए एक और एग्जांपल, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है। दो त्रिभुज है तो आकार तो समान हो जाएगा, आमाप डिफरेंट भी हो सकता है, फिर भी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम हो जाएगा। त्रिभुज डी ई समरूप, दोनों का आकार समान है लेकिन आमाप क्या है डिफरेंट है। समबाहु त्रिभुज है, ये कौन त्रिभुज लिए समबाहु त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज हो या दो वृत्त हो या दो वर्ग सदैव क्या होते हैं समरूप होते हैं। आप ध्यान दें, तीसरा त्रिभुज के समरूप होने का शर्त। इसमें एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, क्या नोट में, कि सभी सर्वाक्षम आकृतियां सभी सर्वाक्षम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वाक्षम नहीं होता है। सभी समरूप आकृतियां सर्वाक्षम नहीं होते हैं। कुछ आपका होंगे जिसका आकार और आमाप दोनों समान होगा, वो आपका सर्वाक्षम होंगे, लेकिन जिसका सिर्फ आकार समान होगा वो क्या हो जाएगा समरूप होगा। अब ध्यान दें त्रिभुज के समरूप होने का शर्त। नेक्स्ट थर्ड में आपका क्या है, त्रिभुज के समरूप होने का शर्त। त्रिभुज के समरूप होने का जो शर्त होता है वो क्या होता है, देख लीजिए 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछते रहता है। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। समरूप दो त्रिभुज के समरूप होने का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले तो भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, इसलिए त्रिभुज तो ऑलवेज 3 भुजा रहता है, इसलिए भुजा की संख्या ऑलवेज क्या होंगे समान होंगे। अब क्या होता है दूसरा कंडीशन, कि संगत कोण, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए और ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, यानी संगत कोण क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। उसके बाद संगत भुजाएं अनुपातिक हो। संगत भुजाएं, ये इसका संगत होता है, ये इसका संगत, ये इसका संगत, यानी 3 कंडीशन होता है। पहला भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या
भुजाओं की संख्या समान हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। दो त्रिभुज का जो संगत कोण, ये कोण इसका संगत हो गया, ये कोण इसका संगत है, ये कोण इसका संगत। तो अगर संगत कोण समान होता है तो भी समरूप के कंडीशन होता है। एक और कंडीशन होता है थर्ड, क्या होता है, संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, अनुपातिक होते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक, या हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। यह हो गया संगत भुजा। संगत कोण कौन हुआ, संगत कोण ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। तो ये तीन कंडीशन होते हैं समरूप त्रिभुज के। कौन कौन, पहला भुजाओं की संख्या समान हो, संगत कोण समान हो, और संगत भुजाएं अनुपातिक हो, समानुपातिक हो, समानुपातिक हो, या हम कह सकते हैं एक ही अनुपात में हो। तो ये था तीन गो। अब आपको बता देते हैं थेल्स प्रमेय। देख लीजिए 4 नंबर थेल्स प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर को आपको पूछेगा। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। किसको, थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। आपको एग्जाम में देगा, कहेगा थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करिए। तो थेल्स प्रमेय क्या होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये कहता है थेल्स प्रमेय। यानी थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक भुजा के समानांतर, मान लेते हैं इस भुजा के समानांतर इस पर एक रेखा खींचा जाता है, मान लेते हैं ये डी रेखा खींचा जाता है। तो कहता है कि क्या ये जो रेखाएं हैं इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये समानांतर है इसका। अब हम क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये थेल्स प्रमेय। अब क्या करेंगे, रचना कर देंगे। प्रूव करने के लिए रचना, यहां से इस पर रचना ऐसे डालेंगे, डी से डीएम लंब डालेंगे एसी पर, और ई से ईएन लंब, इसे ईएन लंब डालेंगे ए बी पर। ये हम क्या कर दिए, रचना, और बी से ई को मिला देंगे, सॉरी एम
और डी से सी को मिला देंगे। ये हम रचना कर लिए इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे स्टेटमेंट यानी विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ? BC समानांतर D तथा रेखा DE तथा DE रेखा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। ये हम लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में। स्टेटमेंट जो दिया हुआ था हम लिख दिए। क्या? माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC है जो DE के समानांतर है तथा DE जो रेखा है वो AB के D और AC के E बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद हम लिख देंगे सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कि एक ही अनुपात में ये जो भुजाएं हैं, ये जो रेखा खींचे ये दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी AD बटा BD बराबर AE बटा EC। यह हमें सिद्ध करना है। अब रचना लिख देंगे। इसके बाद रचना में क्या लिखेंगे? D से DM लंब AC पर डाला और E से EN लंब AB पर डाला तथा BE और CD को क्या किए? मिला दिए। रचना में लिखेंगे D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB पर डाला एवं BE और CD को मिलाया। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया इस त्रिभुज से। अब प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम चल देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 B गुने H यानी आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम चल देंगे त्रिभुज ADE। त्रिभुज के क्षेत्रफल को शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल इसमें ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा क्या चल देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ADE में आधार क्या हो जाएगा? AD और ऊंचाई हो जाएगा EN यानी 1/2 आधार AD और ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। अब बटा इसका क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार BD हो जाएगा और 1/2 आधार BD और ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN, क्योंकि पूरा पर लंब है। EN जो लंब है वो कितना पर है? AB पर है। यहाँ लिखे हैं रचना में कि
ई एन लंब किस पर है, ए बी पर, टोटल पर है, तो इसका ऊंचाई, इस त्रिभुज का भी ऊंचाई ई एन होगा और इस त्रिभुज का भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए डी बटा बी डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आप ध्यान दीजिए, अब चल देंगे पुनः क्या, फिर त्रिभुज ए डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें चला सी डी ई में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, इसका मतलब हुआ त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। तो एडीई का क्षेत्रफल में अभी क्या करेंगे, आधार एई लेंगे और ऊंचाई डीएम, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार एई हो जाएगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा, डीएम अब बटा 1/2, इसमें जब चलेंगे सी डी ई में तो आधार सी और ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम, यानी सी गुने डीएम, डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर कितना हो जाएगा, ए बटा ई सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो ऊपर वाला ADE बराबर है और इसमें ADE बराबर है, नीचे वाला दोनों क्षेत्रफल बराबर नहीं है। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार D तथा D समानांतर BC के बीच स्थित है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज BDE या त्रिभुज CDE जो है वो दोनों एक ही आधार यानी DE पर स्थित है और D और BC के बीच यानी दोनों समानांतर रेखा के बीच स्थित है। क्लास 9 क्लास में हम बताए थे कि जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित रहता है तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अब बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में ऊपरे वाला त्रिभुज दोनों आपस में बराबर थे, नीचे वाला भी हम दोनों क्या कर दिए, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ये पूरा बराबर हो जाएगा इसका, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि AD बटा BD अब बराबर हो जाएगा AE बटा EC। यही हमारा क्या हो गया, थेल्सपर में यही कहता था कि एक ही अनुपात, दोनों भुजाएं जो होगा एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। इस प्रकार हम थेल्सपर में को हम क्या कर दिए, प्रमाणित कर दिए। इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, 1-2 नंबर में आपको पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थेल्सपर में, इसका विलोम भी है जो अगले वीडियो में बताएंगे। पहले इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल। जैसे कोई त्रिभुज इस टाइप से दिया हुआ रहेगा ABC और यहाँ कोई D रेखा इस तरह दिया हुआ रहे और ये मान लो 2 दे दिया, ये 3, ये X और ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया।
अब कहेगा x का मान ज्ञात करिए, ये दोनों समानांतर दिया हुआ रहेगा। कहेगा चूंकि डी है जो समानांतर है किसका, BC का। तो अभी हम थेल्स प्रमेय में बताएं कि भुजाएं क्या हो जाते हैं, जब दोनों समानांतर रहता है तो ये दोनों भुजाएं समानुपाती होता है, इसलिए क्या हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा क्या हो जाएगा EC। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, AD का मान 2, BD का मान 3, AE का मान 3 और EC का मान x। इसका वैल्यू निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे क्रॉस किया जाता है, तिरछा तिरछी गुना। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 3 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/2 यानी 4.5। इस टाइप के आपका क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ये था आपका पहला वीडियो, आज हम इसके बारे में बता दिए। बाकी जो थेल्स प्रमेय का विलोम है वो अगले वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।